क्लास में हम कैल्क के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें नेक्स्ट मेन्यू पढ़ना है, वो है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले हमें जो ऑप्शन मिलता है वो है इमेज। इमेज का ऑप्शन हम स्टैंडर्ड टूल बार से भी पढ़ चुके हैं। एक हम नई शीट ले लेते हैं, यहाँ से शीट को ऐड कराएंगे। इंसर्ट में अगर हम इमेज पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे इमेज शो कर रही है। अगर आपके पास इमेज नहीं आ रही है तो आप पिक्चर में आइए, सैम्पल पिक्चर्स पे डबल क्लिक करिए। यहाँ पे आपको फिगर शो हो रही है। आपको जो भी फिगर ऐड करानी है, कोई भी आप एक फिगर सेलेक्ट करके ओपन करा दीजिए, आपके पास पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर के साइज़ को छोटा करना है, यहाँ पे हम लोग पिक्चर के साइज़ को छोटा कर सकते हैं। बड़ा करना है, यहीं से पिक्चर के साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे ही आप पिक्चर लेते हैं, इमेज लेते हैं, आपके पास इमेज की एक टूल बार आ जाएगी जिससे हम अपनी इमेज की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेज के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इमेज हमें इन्वर्ट करनी है, कलर इन्वर्ट करना है इसका, इसी पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल इमेज में आपको स्मूथनेस सेट करनी है, तो कितनी आपको इमेज स्मूथ चाहिए, आप यहाँ से स्मूथनेस को सेट कर सकते हैं इमेज की। फिर यहीं पे आएंगे, अगर आप इमेज में शार्पनेस सेट करना चाहते हैं, आप जितनी बार क्लिक करेंगे इमेज उतनी आपकी शार्प होती जाएगी। यहाँ पे देखिए इमेज पे इस तरीके का इफेक्ट शो हो रहा है। नेक्स्ट यहीं पे आएंगे, रिमूव नॉइजेस। अगर फिगर में कोई नॉइजेस होते हैं, पिक्चर हमारी क्लियर नहीं होती है, तो उनको हटा देता है। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स दिए गए, हम जिस तरीके का इफेक्ट चाहते हैं वो फिगर पे अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे आएंगे, आपको फिगर ग्रे स्केल में चाहिए, ब्लैक एंड वाइट मोड में चाहिए, वाटर कलर फॉर्म में चाहिए, आप इसको भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मल करना है तो डिफ़ॉल्ट। तो जो ऑप्शंस हमने स्टैंडर्ड टूल बार में पढ़े थे, वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं, तो आप इनका यूज़ भी उसी सेम तरीके से कर सकते हैं। हटाना है, फिगर को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हमें इंसर्ट में ऑप्शन मिलता है मीडिया। मीडिया में हमें गैलरी का ऑप्शन मिल रहा है। जब हम गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास साइड में डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें कुछ क्लिप आर्ट्स होती हैं। अगर आप इन क्लिप आर्ट्स को अपने कैल्क में ऐड कराना चाहते हैं, तो जो भी क्लिप आपको ऐड करानी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक करके आप इंसर्ट करेंगे, तब भी आपके पास वो क्लिप आर्ट ऐड होकर आ जाएगी। और अगर हम चाहें तो माउस का राइट क्लिक ना करके जो क्लिप आर्ट हमें ऐड करानी है उसको हम यहाँ से माउस को होल्ड करके ड्रैग करा देंगे, तब भी हमारे पास वो क्लिप आर्ट ऐड होकर आ जाएगी। इस तरीके से साइज़ छोटा करना है, हम साइज़ छोटा करते हैं। जब हम लोग क्लिप आर्ट लेते हैं, इसके बाद भी हमारे पास इमेज की टूल बार शो हो रही है, यानी आप अपनी इन क्लिप आर्ट्स की भी फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। इसको भी ग्रे स्केल फॉर्म में रखना है, ब्लैक एंड वाइट में रखना है, या वाटर कलर फॉर्म में रखना है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी यहाँ से इमेज को रोटेट कराना चाहते हैं, आप करा सकते हैं। यहाँ पर आके ट्रांसपेरेंसी उसमें कितनी सेट करनी है, ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट इंसर्ट में ही आएंगे, मीडिया में स्कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा स्कैनर कनेक्ट होता है। तो अगर हमें अपने किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑडियो और वीडियो। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी ऑडियो या वीडियो को कैल्क में ऐड कराना होता है। तो जब हमारे पास वीडियो फाइल्स होंगी तभी हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चार्ट का ऑप्शन है। आपके पास एक ये शीट है, अगर आप अपनी शीट का चार्ट बनाना चाहते हैं तो सिलेक्शन लीजिए जितने एरिया डेटा का बनाना है। इंसर्ट में आके चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके से चार्ट शो होने लगेगा। यहाँ से आप अपने चार्ट की सेटिंग कर सकते हैं। इस ऑप्शन को भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको जिस तरीके का चार्ट लेना है, आपको चार्ट को 3D फॉर्मेट में सेट करना है, सिंपल या रियलिस्टिक, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आके फिनिश करेंगे तो इस तरीके से आप बाहर क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो चार्ट है वो बनकर आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इस चार्ट को जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। इसमें और एडिटिंग करनी है तो डबल क्लिक करके आपके पास चार्ट की टूल बार आ जाती है, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको चार्ट में बैकग्राउंड सेट करना है तो आप चार्ट एरिया पे क्लिक करिए, आपका चार्ट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इसको फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट सिलेक्शन पे आइए, यहाँ से आप आ जाइए एरिया, आपको कलर देना है अपने चार्ट एरिया में, कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना है, बिटमैप इफेक्ट लगाना है, पैटर्न्स को सेट करना है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे ग्रेडियंट एरिया ओके करेंगे, हमारे पास इस तरीके से ये ग्रेडियंट आकर आएगा। नेक्स्ट आप अपने चार्ट के 3D वगैरह फॉर्म को सेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये चार्ट आ जाएगा। आपका हटाना है, सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे।
नेक्स्ट हमें इंसर्ट में ऑप्शन मिल रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में फॉर्मूला का ऑप्शन है। फॉर्मूला पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस फंक्शंस मिल रहे हैं। जैसे अगर आपको कोई इक्वेशन डिज़ाइन करनी है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मेट सेट करना है तो यहाँ पर आप फॉर्मेट ले लीजिए। इस तरीके से हमने डाल दिया। बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा। डबल क्लिक करके अगर हमें इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सेट होकर आ जाता है। हटाना है, डिलीट कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएंगे इंसर्ट में ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन है ओवेली ऑब्जेक्ट। अगर आप ओवेली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टाइप के लिब्रे ऑफिस के फॉर्म मिल रहे हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस ड्राइंग, फार्मूला, चार्ट। अगर आप इन पे एडिटिंग करके उसको कैल्क में लाना चाहते हैं आप ला सकते हैं। आपने ड्राइंग को सेलेक्ट करके ओके किया। ओके करने के बाद हमारे पास एक ड्रॉ का सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर पे हमें जो भी एडिटिंग करनी है हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कुछ एडिटिंग कर दी। अगर हम इसमें 3D फॉर्मेट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिलिंग वगैरह कैसी रखनी है, बैकग्राउंड अगर हमें सेट करना है। बाहर क्लिक कर देंगे पेज के तो जो भी आपने ड्रॉ पे वर्क किया है वो आपका कैल्क पे शो होने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी अदर सॉफ्टवेयर पे वर्क करके उसको कैल्क पे ऐड करा सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इंसर्ट में आएंगे ऑब्जेक्ट में। ओएलई ऑब्जेक्ट में क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो किसी दूसरी फाइल के कंटेंट को हम कैल्क पे ऐड करा सकते हैं। सबसे पहले सर्च में आएंगे। सर्च में आने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज़ कर लें किस डॉक्यूमेंट का कंटेंट को ऐड कराना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि जो A1 वाली फ़ाइल है इसका कंटेंट हमें कैल्क पे चाहिए। ओपन कराएंगे। ओपन कराने के बाद यहाँ पे लिंक टू फाइल ऑन करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास देखिए वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो होने लगा, जो भी फाइल हमने ऐड कराई थी। जब यहाँ पे देखिए इस तरीके से शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे इस फाइल को ले सकते हैं। हटाना चाहते हैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, हट जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, इसको हटाना डिलीट कर देंगे। ऐसे ही फिर इंसर्ट में आएंगे ऑब्जेक्ट में। ओवेली ऑब्जेक्ट पे क्रिएट फ्रॉम फाइल, यहाँ पे आप फाइल ऐड करा लीजिए। जो भी फाइल ऐड करानी है हमने कहा ये कंटेंट हमें ऐड कराना है और इस पर हम लगाएंगे डिस्प्ले एज आइकन। ओके करेंगे तो जो फाइल आपने ऐड कराई थी देखिए वो आइकन के फॉर्म में शो हो रही है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी शो करेगी। हमारी राइटर की फाइल थी इसलिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो राइटर पे ओपन होके आ रहा है। हटाना चाहते हैं सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। नेक्स्ट हम इंसर्ट में आएंगे शेप्स पे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स दिए गए हैं। आपको जिस तरीके का भी शेप बना के काम करना है कोई भी एक शेप सेलेक्ट करके उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आप आओगे तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको अपने शेप में ग्रेडियंट फिल कराना है, हैचिंग सेट करनी है या बिटमैप इफेक्ट सेट करना है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आप लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ से आप आउटलाइन सेट कर सकते हो, आउटलाइन की विड्थ वगैरह बढ़ानी है आप उसको ले सकते हो। इसी तरीके से आप आओगे तो और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंसर्ट में शेप्स में आएंगे, सिम्बल्स हैं, इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे अगर आपको पैटर्न्स फिल कराने हैं, बिटमैप इफेक्ट है, ग्रेडियंट सेट करना है, ग्रेडियंट आप ले सकते हो। आपको विड्थ लाइन का कलर कैसा रखना है आप लाइन कलर सेट कर सकते हो। आपको लाइन की विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से लाइन की विड्थ बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इंसर्ट में पाइवट टेबल। पाइवट टेबल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पाइवट टेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डेटा को समरी के फॉर्म में देखना होता है, समराइज करके देखना होता है, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फंक्शंस। जब आप फंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन का काम क्या होता है यहाँ पे, फंक्शंस हमारे पहले से प्रीडिफाइंड फार्मूलाज होते हैं जिनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम
इंजीनियरिंग कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, टैक्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस है, इन सबको भी हम कर सकते हैं। फंक्शंस का यूज़ फॉर्मूले के रूप में या दूसरे फंक्शंस तथा ऑपरेटर्स के साथ कॉम्प्लेक्स फार्मूला बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस मिल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस पहले से बने हैं कैल्क के। पहला फंक्शन है ABS। ABS के लिए क्या लिखा है? द कैल्क ABS फंक्शन रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। ABS कन्वर्ट नेगेटिव नंबर टू पॉजिटिव नंबर। यानी जो ABS का फंक्शन होता है वो क्या करता है, अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने का काम करता है, यानी हमारे नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे एक इनपुट मिल रहा है -5, यानी कि आपका नेगेटिव नंबर है और आप इसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग आउटपुट में हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। इंसर्ट में आएंगे, फंक्शन पे हम लोग यहाँ पे ABS का फंक्शन चूज़ करेंगे। ABS का फंक्शन चूज़ करने के बाद यहाँ से करेंगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू इनपुट करानी है जिस वैल्यू को आप पॉजिटिव करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ टू बी रिटर्न्ड, यानी उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, उसका पॉजिटिव नंबर शो करेगा। तो नंबर में आके आप अपने नेगेटिव नंबर का इनपुट दीजिए। हमने -5 का सिलेक्शन ले लिया। इतना करने के बाद ओके करेंगे तो आपका देखिए रिजल्ट क्या आ गया। आपका जो आउटपुट आया है वो 5 आया है, यानी जो इस 5 में माइनस का साइन था वो हट गया, नंबर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ABS का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने किसी भी नंबर में से इस माइनस का साइन हटाना होता है, यानी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एवरेज। एवरेज का काम क्या होता है? द एवरेज फंक्शन फोकसेस ऑन कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ अ सेलेक्टेड रेंज ऑफ अ सेल वैल्यू। यानी अगर हमें अपनी किसी भी नंबर का एवरेज निकालना होता है, एक एवरेज मतलब एक मध्य बिंदु होता है, वो निकालना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉय के नेम, प्रोडक्ट और उनकी सेलिंग लिखी है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं एवरेज उनकी कितनी सेलिंग हुई है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन का यूज़ किया। इंसर्ट में आएंगे, फंक्शन पे यहाँ पे हम लेंगे एवरेज। एवरेज का फंक्शन चूज़ करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, यानी नंबर 1 हमने यहाँ पे सेल दिखा दी। नंबर्स का सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्शन देने के बाद यहाँ से करेंगे ओके। तो क्या दिखा रहा है? आपकी जो एवरेज सेल हुई है वो 15.75 हुई है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं, किसी भी शीट के नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज हो, चाहे सैलरी का एवरेज हो, चाहे आपकी सेल्स का एवरेज हो। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट फंक्शन मिलता है वो है कॉलम। कॉलम के लिए क्या लिखा हुआ है? द कॉलम फंक्शन रिटर्न द कॉलम नंबर टू अ गिवन सेल रेफरेंस, यानी आप जिस सेल का रेफरेंस देंगे उस सेल का कॉलम नंबर शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल में बताया कि अगर आप कॉलम D15 का फॉर्मूला लिखते हैं तो आपके पास रिटर्न वैल्यू क्या आएगी? 4, क्योंकि आपका जो कॉलम D है वो 4th कॉलम है आपका। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखते हैं। इंसर्ट में आएंगे, फंक्शन पे यहाँ पे हमने कॉलम का फंक्शन चूज़ किया। ऐसे तो हम अगर स्क्रॉल करेंगे हमें बहुत टाइम लगेगा, हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं फंक्शन को। यहाँ पे हम डालेंगे कॉलम, देखिए आपके पास आ रहा है। कॉलम का फंक्शन चूज़ करिए, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको जिस कॉलम का भी नंबर पता करना है उसका सिलेक्शन ले लीजिए। तो हमने इस कॉलम का रेफरेंस दे दिया D15, ओके करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ गया? 4, क्योंकि आपका जो D कॉलम है वो कॉलम नंबर 4 है। अगर हम देखें 1 2 3 4, तो आपका जो D15 है वो कॉलम नंबर 4 है। इस तरीके से आप किसी भी कॉलम के नंबर को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कॉलम्स। द कैल कॉलम फंक्शन रिटर्न द काउंट ऑफ कॉलम्स इन अ गिवन रेफरेंस, यानी जो आपका कॉलम्स फंक्शन है ये आपके कॉलम्स की काउंटिंग बताता है। कॉलम का फंक्शन क्या करता है? एक बार में एक ही कॉलम का रेफरेंस बताएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इसका सिलेक्शन ले लेते हैं,
इंसर्ट फंक्शन में आके हमने कॉलम का फंक्शन चूज़ किया, सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद रेफरेंस में अगर हम 2-3 कॉलम सेलेक्ट कर लें, पर अगर हम ओके करेंगे तो वो दिखा हमें एक ही रहा है, यानी एक बार में एक ही कॉलम को गिन के बताता है। जबकि कॉलम्स क्या करता है, आप एक बार में जितने भी कॉलम्स का सिलेक्शन लेंगे ये सबको गिन कर बताएगा। हम यहाँ पर आएंगे फंक्शन में, यहाँ पे आके हमने कॉलम लिया, कॉलम्स, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एरा में आप रेफरेंस दे दीजिए कि आपको कितने कॉलम्स का नंबर पता करना है, तो हमने इस तरीके से सिलेक्शन दे दिया। और यहाँ पे रिजल्ट में देख के दिखा रहे 7, क्योंकि हमने 7 कॉलम सेलेक्ट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हमने जी तक रेफरेंस लिया है, तो जी तक आपके कितने टोटल कॉलम्स है 7। तो कॉलम्स क्या करते हैं, जितने भी हम कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे उनकी काउंटिंग बताएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें फंक्शन मिलता है वो है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का यूज़ क्या होता है, द कॉनकैटिनेट वन ऑफ द टेक्स्ट फंक्शन टू जॉइन 2 और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू 1, यानी कॉनकैटिनेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने 2 टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स को जोड़ना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल में एक नेम लिखा है, फर्स्ट नेम आपका अलग लिखा है और सरनेम जो लास्ट नेम है वो आपका अलग लिखा है। आप इन दोनों नेम को क्या करना चाहते हो, एक साथ करना चाहते हो, यानी इन दोनों को जोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे इस खाली सेल पे हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे कॉनकैटिनेट का। इंसर्ट में आएंगे, यहाँ से आ जाएंगे फंक्शन पे, फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे हम फंक्शन टाइप करें, यहाँ पे देखिए कॉनकैटिनेट का फंक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3, तो आप जितनी भी स्ट्रिंग्स को जोड़ना चाहते हैं इन सब का आप इस टेक्स्ट में सिलेक्शन देंगे, इस सिंटैक्स में सिलेक्शन देंगे। तो टेक्स्ट 1 में आके हमने इसका रेफरेंस ले लिया और टेक्स्ट 2 में आके हमने इस टेक्स्ट का रेफरेंस ले लिया। ओके कर देंगे तो आपकी देखिए जो टेक्स्ट स्ट्रिंग थी वो जुड़कर आ जाएगी। तो कॉनकैटिनेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने 2 टेक्स्ट की स्ट्रिंग्स को जोड़ना होता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है काउंट। द फंक्शन काउंट काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ अ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन्स अ नंबर। यानी काउंट का फंक्शन क्या करता है, काउंट का फंक्शन हमारे सेल्स में लिखे गए नंबर्स को काउंट करके देगा कि आपके कितने सेल ऐसे हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं। इट डज नॉट कंटेन द सेल विच इज़ ब्लैंक and the ones that hold in data any other format apart from numeric। यानी काउंट क्या करता है, केवल उन सेल्स को गिन के बताएगा जिसमें नंबर लिखे होंगे। अगर किसी सेल में टेक्स्ट लिखा है या कोई अदर फॉर्मेट है तो उनको ये काउंट नहीं करेगा। हम काउंट का फंक्शन इस सेल में लगा के देखते हैं। हम लोग यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में, फंक्शन पे, यहाँ पे आपने फंक्शन लिया काउंट, काउंट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे देखिए वैल्यू पूछ रहा है, तो आपने रेफरेंस दे दिया अपने सेल का, हम इतने सेल का रेफरेंस देंगे और यहाँ पे रिजल्ट देखिए क्या दिखा रहा है 4। क्यों? क्योंकि आपके 4 सेल ऐसे हैं जिनमें नंबर्स लिखे हैं और बाकी के सेल ऐसे हैं जिनमें आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो काउंट केवल उन्हीं सेल्स को गिन के बताता है जिनमें नंबर्स लिखे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर। द काउंटर फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल दैट आर नॉट एम्प्टी इन अ रेंज। काउंटर क्या करता है, काउंटर उन सेल्स को गिन के बताएगा जो हमारे खाली नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं काउंटर उन सेल्स को गिनता है जिन सेल्स में टेक्स्ट भी होगा और नंबर भी होगा। लेकिन जो काउंटर होता है वो खाली सेल्स को काउंट नहीं करता। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक हेडिंग और बढ़ा लेते हैं, रोल नंबर। हमने यहाँ पे ऐसे लिखा 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे इसको डिलीट करके अपना काउंटर का फंक्शन लगाते हैं। इंसर्ट में आएंगे, फंक्शन में, यहाँ पे आके हम लोग सर्च करेंगे फंक्शंस, काउंटर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वैल्यू में आके आप अपनी शीट का रेफरेंस दे दीजिए। हमने इतने सेल का रेफरेंस दिया और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 13 हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि
देखिए 4 हमारे 5 सेल तो ये हैं, 5 सेल ये हैं, यानी 5 और 5 ये 10 हो गया, 11, 12 और 13। बाकी 2 सेल गिन के नहीं बता रहा है क्योंकि 2 सेल हमारे ब्लैंक है, यानी काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर्स को गिन के बताता है, जबकि काउंटर हमारे टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करेगा, लेकिन जो एम्प्टी सेल होंगे, जो खाली सेल होंगे, उनको गिनकर नहीं बताएगा। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट ब्लैंक। द एक्सेल काउंट ब्लैंक फंक्शंस रिटर्न अ काउंट ऑफ एम्प्टी सेल इन अ रेंज, यानी काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट ब्लैंक उन सेल्स को गिन के बताएगा जो सेल्स आपके एम्प्टी होंगे यानी खाली होंगे। काउंट हमारे नंबर्स को और टेक्स्ट को गिन के नहीं बताता है। तो इस सेल पे हम फंक्शन लगा के देखते हैं। फॉर्म यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में, फंक्शन पे, यहाँ पर आके हमने सर्च किया काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद रेंज में आके रेफरेंस ले लेंगे शीट का, यहाँ से ओके करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है 2, क्योंकि 2 सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक है, बाकी में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट फंक्शन मिलता है वो है काउंट इफ। Count if allow user to count the number of cell that meet certain criteria such as the number of times of a part of a word or a specific word appear on the list. Count if हमारा एक conditions के basis पे काम करता है, यानी हम जो criteria set करेंगे ये उसके basis पे काम करेगा। मान लीजिए अगर आप सिर्फ उस item को फाइंड करना चाहते हैं या सिर्फ उस आइटम को काउंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका ये पेन है, आपने यहाँ सिर्फ आप ये चाहते हैं कि जहाँ पे भी आपका पेन आया है ये केवल उन सेल्स को गिन के बता दे कि कहाँ कहाँ पे आपका पेन लिखा है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया, इंसर्ट में आएंगे, फंक्शन पे यहाँ पे हमने ले लिया काउंट इफ। काउंट इफ लगा के नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम रेंज में आएंगे, रेंज में हम लोग सिलेक्शन देंगे अपने आइटम्स का, और क्राइटेरिया क्या है, हमें किसको फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू, हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं इक्वल टू, हमने ऐसे लिखा काउंट इफ ब्रैकेट, रेंज का सिलेक्शन ले लिया, कॉमा, क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। हमारा क्राइटेरिया क्या है, जहाँ पे पेन आया है। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि आपका रिजल्ट है 3, यानी 3 जगहों पे आपका पेन आया है। इसी तरीके से आप नोटबुक फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, यहाँ पे हम नोटबुक लिख लेते हैं। इंसर्ट में आए, फंक्शन पे, यहाँ पे हमने लिखा काउंट इफ। नेक्स्ट करने के बाद रेंज में आके हम रेफरेंस लेंगे अपने आइटम्स का, और क्राइटेरिया में जो क्राइटेरिया हमने सेट किया है उसका। ओके करेंगे, यहाँ पे हमारी अभी कुछ हमने रेफरेंस ले लिया, जहाँ पे भी हमारा नोट, अब देखिए यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई है, हमने लिखा है यहाँ पे नोटबुक्स और हम यहाँ पे डाल रहे हैं नोटबुक। तो अगर हमारी थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो हमारा आंसर नहीं आएगा। हम नोटबुक्स डाल के एंटर करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट
रेंज में रेफरेंस लेंगे इसका, कॉमा, और क्राइटेरिया हमने जो बनाया है इसका रेफरेंस देके ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो नोटबुक है वो कितनी बार आया है, 2 बार। यहाँ पे इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो नोटबुक है वो 2 बार आया है। तो इस तरीके से आप किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डेट। द डेट फंक्शन रिटर्न अ सीरियल डेट वैल्यू, यानी इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक डेट डालनी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया है ईयर, मंथ और डे, आप इसको डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट में आएंगे, फंक्शन में, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे डेट का फंक्शन, डेट को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग ईयर में आके रेफरेंस ले लेंगे ईयर का, मंथ में आके मंथ का रेफरेंस और डेट में आके डेट का। ओके करेंगे तो हमारे पास ये डेट बनकर आ जाएगी। तो ये हमारे अभी कुछ फंक्शंस थे, इसके आगे के फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।